नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका शीर्षक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक भी उपयोगी है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। वो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर ये जो 2-3 शब्द लिखे हुए हैं इनको क्लियर करना जरूरी है। एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट और एक नरेशन। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष या सीधे ही। और इसी का अपोजिट वर्ड होता है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष या दूसरे तरीके से या दूसरे रास्ते से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 2 शब्द है आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां पर तीसरा शब्द आपका है नरेशन, NARRATION। डियर स्टूडेंट्स, ये नरेशन शब्द जो है ये एक शब्द से बना है, ये वर्ब से बना है। वो वर्ब है नैरेट। ये देखिए यहां पर NARRAT। नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना या कहना, वर्णन करना या कहना। और इसी शब्द से जो नैरेट आपकी वर्ब है उसी से बना है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसका मतलब हुआ डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष और नरेशन का मतलब हुआ कथन। यानी डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब अप्रत्यक्ष कथन। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 शब्द आपको समझ में आ गए हैं। आप थोड़ा इनकी परिभाषा देख लेते हैं। और परिभाषा ये है कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब ये है कि जब कोई श्रोता, परिभाषा को ध्यान से सुनना है, जब कोई श्रोता वक्ता की बात को वैसा का वैसा बोल देता है या लिख देता है तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और यदि कोई श्रोता वक्ता की बात को वक्ता के शब्दों में न लिख करके स्वयं के शब्दों में लिख देता है, स्वयं के शब्दों में बोल देता है, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो ये परिभाषाएं आप ध्यान रखें कि जब श्रोता वक्ता की बात को यों का त्यों लिख देता है, यानी वक्ता के शब्दों में लिख देता है, तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और जब कोई श्रोता वक्ता की बात को वक्ता के शब्दों में लिख करके अपने स्वयं के शब्दों में लिख देता है, स्वयं के शब्दों में बोल देता है, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये श्रोता और वक्ता की जो बात की भाई परिभाषा आपके सामने बोली है उसमें थोड़ा सा आप भ्रमित हो रहे होंगे, आखिर ये क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैंने आपसे कहा राम ने श्याम से कहा मैं बाजार जा रहा हूं। और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो गया। और इसी में राम ने श्याम को बताया कि वह बाजार जा रहा था। ये स्टूडेंट्स, यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, क्षमा करें, ध्यान दीजिए। यहां पर एक वाक्य है, राम ने श्याम से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, और दूसरा वाक्य है, राम ने श्याम को बताया कि वह बाजार जा रहा था। डियर स्टूडेंट्स, दोनों में वही बात है, लेकिन ये डायरेक्ट नरेशन का उदाहरण है और ये इनडायरेक्ट नरेशन का उदाहरण है। अब ध्यान दीजिए, अभी मैं जो आपको परिभाषा बता रहा था कि श्रोता और वक्ता, यहां पर श्रोता देखिए, राम ने, किसने कहा? राम ने। तो ये तो वक्ता है, कहने वाला है, बोलने वाला है। ठीक है, किससे कहा? श्याम से कहा। ये क्या कहलाएगा? श्रोता कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए वक्ता कौन है? राम,
इसने किससे कहा? श्रोता श्याम से कहा। क्या कहा? मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं, ये शब्द जो है वो किसके हैं? ये शब्द हैं राम के। किसके शब्द हैं? राम के। और उसने वैसे का वैसा लिख दिया, वैसे का वैसा बोल दिया, इसलिए ये कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्ट नरेशन। अब यहां पर देखिए, राम ने श्याम को बताया। अब ध्यान दीजिए, राम ने किसको बताया? श्याम को बताया कि वह बाजार जा रहा था। वह बाजार जा रहा था। ये जो शब्द है ये राम के नहीं है बल्कि श्याम के हैं। श्याम ने अपने हिसाब से उसको बदल दिया, यानी लेकिन अर्थ वही निकल रहा है कि इसमें भी वही राम ही बाजार जा रहा है और इसमें भी राम ही बाजार जा रहा है, लेकिन यहां पर ये शब्द जो है वो राम के हैं। ये यों के त्यों लिख दिए गए हैं और ये शब्द आपके श्याम के हैं, क्योंकि राम की बातों को श्याम ने अपने हिसाब से लिख दिया है या अपने हिसाब से बोल दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जब श्रोता वक्ता की बात को यों का त्यों लिख देता है तो या बोल देता है तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और जब श्रोता वक्ता की बात को यों का त्यों न लिख करके अपने शब्दों में लिख देता है, अपने शब्दों में बोल देता है, तो वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ये स्टूडेंट्स, ये हिंदी के जो एग्जांपल्स हैं, इन्हीं हिंदी के एग्जांपल्स को अब थोड़ा सा इंग्लिश में लेके चलते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि आप अपनी मातृभाषा से जुड़ करके उससे जुड़ें, उससे समझें, फिर आप अंग्रेजी भाषा में जाएं, क्योंकि आपकी रूट जो है वो मातृभाषा में छिपी हुई है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम बिल्कुल निचले स्तर से शुरुआत करें। ये स्टूडेंट्स, हिंदी में हमने समझ लिया कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब जरा इंग्लिश के एग्जाम्पल ले लेते हैं और यहीं पर आपको ये समझना भी जरूरी है कि आखिर हम जब एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए जाएंगे तो आखिर हमें करना क्या है, आखिर डायरेक्ट का वाक्य किस प्रकार का होगा और उसको हमको इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है। ये स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, ये है आपका राम, इसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं। राम सेड टू श्याम। राम सेड टू श्याम, आई एम गोइंग टू मार्केट। और इसी को फिर दूसरा जो वाक्य है इसी का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं और वो है राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें दा वगैरह भी लगा देते हैं, ये यहां पर खास बात नहीं है। बात जो अपन की समझने वाली है वो ये है कि देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अब जो ऊपर का वाक्य है ये डायरेक्ट का उदाहरण है, नीचे का जो वाक्य है वो इनडायरेक्ट का उदाहरण है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर यदि आपने इन बातों को समझ लिया तो आगे की चीजों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक वैसे इतना टफ भी नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो ये टॉपिक बहुत टफ लगने लगता है। होने को इसमें कोई भी ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसको हम सरल से सरल रूप में आपको प्रेजेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, राम सेड टू श्याम आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या है? राम सेड टू श्याम आई एम गोइंग टू मार्केट। ये आपका डायरेक्ट नरेशन का उदाहरण है और इसी का इनडायरेक्ट बनाया गया है, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। अब ये तो आपको हम समझा चुके हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। हिंदी में भी एग्जाम्पल लिख दिए, इंग्लिश में भी एग्जाम्पल लिख दिए। हमको चूंकि इंग्लिश में समझना है इसलिए अब हिंदी वाली बात को हम छोड़ देंगे और हम इंग्लिश पर आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, राम सेड टू श्याम, यहां पर यह समझना जरूरी है कि डायरेक्ट में क्या आता है और हम जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब उसमें हम क्या परिवर्तन कर देते हैं। देखिए, यहां से शुरुआत कीजिए। ये जो आपका डायरेक्ट है उसमें राम आया है तो इनडायरेक्ट में भी राम आया, यही कोई परिवर्तन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, यहां पर सेड टू आया हुआ है और यहां पर क्या आया हुआ है? टोल्ड आया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आपका यहां पर एक परिवर्तन हो गया है। ठीक है, नंबर 1 हम काउंट कर रहे हैं कितने परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, यहां पर श्याम है तो यहां पर भी स्टूडेंट श्याम है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर ये चिन्ह लगे हुए हैं, हो सकता है आपके लिए नए हो सकता है आप जानते हो। ये स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं इनको? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इनको, लेकिन इनके बारे में आपको और बता दिया जाएगा। फिलहाल आप इसको इतना सा याद रख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा या उद्धरण चिन्ह।
तो इन्वर्टेड कॉमा यहां पर लगा हुआ है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब इनडायरेक्ट में हम बदल रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हट गया है। तो ये आपका दूसरा परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? दूसरा परिवर्तन है यहां पर। फिर आप देखिए तीसरा परिवर्तन क्या है कि यहां पर आपका इन्वर्टेड कॉमा हट गया और यहां पर एक शब्द लगा हुआ है डेट। ये स्टूडेंट्स ये डेट जो है आपका जाना पहचाना है, ये कंजंक्शन है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन और आपका प्रपोजिशन और आपका कंजंक्शन। डियर स्टूडेंट्स ये वो कंजंक्शन है जो दो से अधिक शब्दों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। तो यहां पर आप देख लीजिए परिवर्तन क्या हो रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा हट गया और उसके स्थान पर कंजंक्शन आ गया। ये आपका दूसरा परिवर्तन हो गया। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए तीसरा, यहां पर आई दे रखा है। आई क्या चीज है अब आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं प्रोनाउन की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताया था कि प्रोनाउन की टेबल जो है वो 3 जगह काम में आती है। आपके ट्रांसलेशन में काम में आती है, आपके एक्टिव से पैसिव में काम में आती है और आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी काम में आती है। डियर स्टूडेंट्स अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ चुके हैं और यहां पर ये अच्छी तरह से काम में आएंगे। तो वो टेबल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यहां पर ये आई दे रखा है। क्या दे रखा है? आई। ये बदल गया है ही में, यानी प्रोनाउन चेंज हो गया है। ये भी प्रोनाउन है और यही प्रोनाउन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन वाला है और ये किसमें बदल गया? थर्ड पर्सन में बदल गया है। ये स्टूडेंट्स आपको पर्सन ही बताए गए थे, टेबल ही बताई गई थी, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आई इस स्थान पर क्या आ गया? ही आ गया, यानी प्रोनाउन में परिवर्तन हो गया है। ये आपका तीसरा परिवर्तन हो गया है। ये स्टूडेंट्स चौथा देखिए, यहां पर एम दे रखा है। इज एम आर कौन से टेंस में आता है? आपको हेल्पिंग वर्ब की टेबल बता रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर। डियर स्टूडेंट्स जो टेबल आपको बता रखी है शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह काम में आएंगी। अगर आपने उनको अच्छे से तैयार कर लिया, आगे की ग्रामर आपको बहुत आसान हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स उनकी कीमत आपको पल पल पे जब जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तब तक आपकी समझ में आएगी। आप कहीं पर इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो वहां भी वो टेबल आपको काम में हेल्प करेगी। यदि आप इंग्लिश का कोई वाक्य हल कर रहे हो, सपोज करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हल कर रहे हो, वहां भी वो टेबल काम में आएगी। बस एक बार आप उन चीजों को याद कर लीजिए, फिर आगे देखिए आपको इंग्लिश कितनी आसान हो जाती है। इसलिए हमारे थंबनेल पर लिखा रहता है अब इंग्लिश सीखना हुआ आसान। तो उसका कारण ये है कि हमने प्रयास किया है कि वो कठिनाइयां हैं उनको दूर करके आपको आसान तरीके से चीजों को पढ़ाया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए एम जो दे रखा है उसके स्थान पर यहां पर आ चुका है वाज। अब यहां पर देख लीजिए इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बताता है और वाज वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस को बताता है, यानी टेंस बदल गया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल गया है, यानी चौथा परिवर्तन होता है आपका टेंस में परिवर्तन। ये स्टूडेंट्स ये गोइंग टू है, क्योंकि मेन वर्ब क्रिया की चौथी फॉर्म यहां भी है, क्रिया की चौथी फॉर्म यहां भी है, लेकिन टेंस बदल गया है। और इसके बाद यहां पर यदि कोई शब्द और होता, जैसे दिस को बदल दिया डेट में बदल दिया, दिस को किसमें बदल दिया? डेट में बदल दिया। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट और इसमें आपने कोई दिस शब्द लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, आई एम गोइंग टू दिस मार्केट, आई एम गोइंग टू दिस मार्केट, तो उसको बदल देंगे ही वॉज गोइंग टू डेट मार्केट। तो दिस को कैसे बदल दिया? डेट में। तो ऐसे आपका एक और शब्द परिवर्तन होता है, वो होता है पांचवा परिवर्तन। तो इस तरह से कुल आपके 5 परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कुल मिलाकर के 5 परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 यहां पर होता है, नंबर 2 यहां पर होता है, नंबर 3 यहां पर होता है, नंबर 4 यहां पर होता है और नंबर 5 पीछे की तरफ होता है समय दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कुल मिलाकर के 5 परिवर्तन होती है। डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स यहां पर देखिए
राम सेड टू श्याम आई एम रीडिंग दिस बुक। तो यहां पर उसका इनडायरेक्ट बना हुआ है, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज रीडिंग दैट बुक। ये स्टूडेंट्स वहां फिर से ले लेते हैं। देखिए परिवर्तन यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर देखिए सेड टू का बदल दिया हमने, टोल्ड में बदल दिया। तो ये फर्स्ट परिवर्तन हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर 1 परिवर्तन हो गया है। श्याम का श्याम रहा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, वहां पर उसके स्थान पर क्या आ गया, डेट आ गया। डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये दूसरा परिवर्तन है। इसके बाद देखिए आई को किसने बदल दिया, ये बदल दिया। डियर स्टूडेंट्स ये तीसरा परिवर्तन है। इसके बाद आपने एम को किसने बदल दिया, बाद में बदल दिया। डियर स्टूडेंट्स ये चौथा परिवर्तन है। और यहां पर दिस को आपने किसने बदल दिया, डेट में बदल दिया। ये आपका 5वां परिवर्तन है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुल 5 परिवर्तन होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो आपने समझ लिया कि ये परिवर्तन होते हैं, लेकिन वास्तव में इनको कहते क्या है, तो थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। जो नंबर 1 पर है वो आपको बताता है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। नंबर 1 क्या चीज बता रही है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब आपके दिमाग में तुरंत ये प्रश्न आया है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। पर यहां पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा था, उसके स्थान पर कंजंक्शन लगा। यहां पर हम लिख देते हैं दूसरे परिवर्तन, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन लगाना। कई विद्यार्थी इसका उच्चारण कंजक्शन कर देते हैं। अब ये डियर स्टूडेंट्स कंजंक्शन है, कंजंक्शन ही बोले आप। फिर देखिए आपका आई की जगह आपने ही लगाया, यानी तीसरा परिवर्तन है प्रोनाउन में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स एम रीडिंग जो है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और वाज रीडिंग क्या है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी टेंस में परिवर्तन हो गया है। ये आपका चौथा परिवर्तन क्या कहलाएगा, टेंस में परिवर्तन। और लास्ट है आपका दिस और डैश। तो ये है आपका समय में दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। अब इंग्लिश में इसको कहेंगे वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड डिस्टेंस, लेकिन हिंदी में आपके लिए बढ़िया रहेगा समय में दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो इस तरीके से आपके कुल 5 परिवर्तन होते हैं। कहां होते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, और कौन कौन से होते हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, जिसमें हमने आपको बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे होता है, और डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में परिवर्तन कहां कहां होता है और उनको क्या कहा जाता है। हमारा ये प्रयास है कि आप बिल्कुल शुरुआत से सीखें। ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा, और हमारा ये प्रयास है कि हम और भी सरल तरीके से आपको चीजें समझाएं। ये स्टूडेंट्स यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।